सुधांशु त्रिवेदी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक वक्त था जब आप ही टेलीविजन पर बैठकर मेरे ही साथ बहस में ये कहते थे कि ये तो कांग्रेस पार्टी है, 10 जनपद जिस पर वीटो कर दे और पैराशूट लैंडिंग करा के इसको मुख्यमंत्री वो बना देंगे, ये कर देंगे। अब यही दस्तूर आपने अपना लिया है। नहीं, हमारी पार्टी की स्थिति और बाकी पार्टियों की, सभी राजनीतिक पार्टियों की स्थिति में गुणात्मक अंतर है। राजनीति में लंबी यात्रा करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होती है स्पष्ट विचारधारा, दूसरा होता है व्यवस्थित संगठन और तीसरा होता है परिपक्व नेतृत्व। हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। विचारधारा आधारित राजनीति करने वाले 2-3 दल हैं भारत की राजनीति में, उसमें भाजपा सबसे प्रमुख है। हम भारत की आज सबसे बड़ी राष्ट्रीय कैडर आधारित पार्टी हैं और दीनदयाल जी, अटल जी के जमाने से लेकर नरेंद्र मोदी जी के जमाने तक हमने नैसर्गिक, स्वाभाविक और परिपक्व नेतृत्व को बढ़ाया है। इसलिए हमारी तुलना किसी दूसरी पार्टी के साथ करना युक्ति संगत नहीं है। रागिनी जी, एक सवाल पूछना चाह रही हैं आपसे। अब आप आई जी। हाँ रागिनी जी। सुधांशु जी को मैं बुद्धिजीवी ही मानती हूँ और उनके जिस तरह से वो प्रस्तुति करते हैं अपने विचारों की, बहुत ही अद्भुत है। लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों के जाल में मुख्य अर्थों को और बिंदुओं को छुपा जाते हैं, ये भी कमाल की बात है। उन्होंने कहा कि स्थायी नेतृत्व की, परिपक्व नेतृत्व की बात करेंगे, व्यवस्थागत संगठन की बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी राजनीति, सकारात्मक राजनीति के लिए स्थिरता की जरूरत है। पिछले 4 विधानसभाओं के चुनाव में आप कहते रहे, आपने खुद बोला कि हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, मोदी जी हमारे चेहरा हैं और मोदी जी की इतनी लोक लुभावन छवि है कि हमें और किसी की जरूरत ही नहीं। ठीक है। तो आज दिल्ली में आप व्यवस्थागत संगठन की बात कर रहे हैं, आपका तो संगठन चरमराया हुआ है, जर्जर है। और मैं एक बात कह दूं कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। लेकिन आपके या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, अब दिल्ली में अपने संगठन की लचरहारत देखकर कोअर्सिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। यानी कि संघीय ढांचे को मजबूत करने की जो व्यक्ति बात करता था, आज वो कह रहा है कि अगर वही सरकार नहीं बनी जो केंद्र में है, तो फिर मैं नहीं जानता कि दिल्ली का क्या होने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी जी, दोनों मुद्दों पर जवाब। देखिए, रागिनी जी ने जो बोला, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। रागिनी जी जिस दल का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एकमात्र लोकतांत्रिक राजवंश जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति से चलता है, उसकी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो वो उसी छवि को देख रही हैं हमारे यहाँ, वो उनका दृष्टि दोष है, उस पर मैं कोई आपत्ति नहीं करता। आम आदमी पार्टी में तो हमें कहने की क्या जरूरत है भाई। स्वामी अग्निवेश, किरण बेदी जी से लेके और भादुड़ी जी से लेके अश्विनी उपाध्याय जी से लेके शाजिया इल्मी तक, सबने, बिन्नी तक ने, सबने एक ही आरोप लगाया है कि अधिनायकवादी प्रवृत्ति है केजरीवाल जी की। तो इन दोनों दलों की एक विशेष प्रकार की सोच है और कहीं ना कहीं वो अपनी सोच को भाजपा की व्यवस्था पर आरोपित करके उसी चश्मे के नजरिए से देखना चाहते हैं। हमारी पार्टी में दलों की अलग प्रकार की सोच है सुधांशु जी, तो आप बता दीजिए कि क्या भाजपा की सोच, और आपने कहा भाजपा एक विचारधारा वाली पार्टी है, तो क्या भाजपा की विचारधारा घर वापसी है? क्या भाजपा की विचारधारा घर नथुराम गोडसे के लिए मंदिर है? क्या भाजपा की विचारधारा है कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए? क्या भाजपा की विचारधारा है कि महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए? क्योंकि आपकी विचारधारा में सिर्फ यही निकल कर आता है। आपकी दिल्ली के लिए कोई विजन, क्या बिजली के लिए क्या करेंगे, हम भटक जाएंगे। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। मुद्दे निकल के सुधांशु जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, जानना चाहूंगी कि भाजपा की विचारधारा क्या है। सुधांशु जी, उस पर आएंगे, भटक जाएंगे हम जिस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। सुधांशु जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूं। जी बताइए। कृष्णा तीरथ क्यों आई है बीजेपी में? ईमानदार जवाब दीजिएगा। आश्चर्य की बात है। यह प्रश्न तो आप कृष्णा तीरथ जी से पूछिए अथवा जिस दल में थी वो उनसे पूछिए। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कांग्रेस थी कि समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग आकर उसमें जुड़ रहे थे, उसी प्रकार आज 21वीं सदी में एक नए भारत के निर्माण का एक संकल्प है जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा। मैं उदाहरण के साथ बोलता हूं, 2013 के विधानसभा चुनाव जब दिल्ली के पिछली बार हुए तो उस समय जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए, तब से आज तक मत प्रतिशत जो वोट डाले गए उनमें भारी बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब जनता का भी एक ऐसा वर्ग था जो राजनीति में रुचि नहीं ले रहा था, वो तक सक्रिय हो गया और उस आकांक्षा और अभिलाषा के प्रतिबिंब मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा दिखने लगी। तो यदि अन्य कुछ प्रमुख नेता, और जैसे किरण बेदी जी तो राजनीति में थी नहीं, उन्होंने आकर भाजपा को चुना, यदि कृष्णा तीरथ जी उसी प्रकार से आके भारतीय जनता पार्टी में आई, या बिन्नी जी आए या अन्य कोई आया, तो ये एक सहज स्वाभाविक बात है। इसमें कोई नकारात्मक चीज देखना मैं सुधांशु जी, ये नहीं दिखाता ये कि आज के दिन भाजपा में दिल्ली में कोई नेतृत्व नहीं है,
और नेतृत्व के लिए भाजपा को आज बाहर जाना पड़ रहा है। बहुत दिनों से आप कह रहे थे कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, परंतु आज लग रहा है कि मोदी जी का चेहरा भी पर्याप्त नहीं है। सवाल आज उन्हीं पे दागे जा रहे हैं, आप भी पूछिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अगला सवाल। हाँ। पॉलिटिक्स में और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। भाई जनसेवा करनी है, देश की सेवा करनी है और जनता के लिए हम समर्पित हैं और ऐसी विचारधारा से जुड़ रहे हैं जिससे अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में उनके एक नए दृष्टिकोण से अनभिज्ञ रहे, आज हम पर उजागर हुआ है, इसलिए जुड़ रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये सभी लोग, ये चारों लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, इनको इस वक्त एन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के एवज में कुछ नहीं मिलेगा? कोई टिकट नहीं मिलेगी, कोई मंत्री पद नहीं मिलेगा, कोई मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं मिलेगी। अगर आज आप ये स्वीकार लें राष्ट्रीय चैनल पर कि ये केवल जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, कोई किसी पद का कोई लोभ लालच नहीं है, तो आपकी बात मानिए। सुधांशु जी देखिए, पुनः मैं कह रहा हूं, ये व्यापार विनिमय राजनीति में सोचने की जो नजरिया है वो कांग्रेस का पुराना नजरिया है। ये आज से थोड़ी है, 1969 से सोच पर डाल रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैं 1969 से लेके 79 में चरण सिंह को समर्थन, 91 में चंद्रशेखर को समर्थन, देवगौड़ा गुजराल को समर्थन, ये जो कुछ किया है कांग्रेस की नैसर्गिक प्रवृत्ति, क्विड प्रो क्यो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, क्विड प्रो क्यो। तो आप क्विड प्रो क्यो सोच रहे हैं, मैं तो मान रहा हूं कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के वाले हैं, क्या ये चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे? देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि पार्टी का यदि कोई व्यक्ति कार्यकर्ता बन गया तो उसकी भूमिका क्या होती। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी, आपकी भूमिका यह तय की गई कि आप टेलीविजन चैनल पर पार्टी को डिफेंड करेंगी, कोई अन्य लोग संगठन में काम करेंगे। तो उसी प्रकार से हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह तय करता है कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कौन क्या करेगा। वो तो सीएम बन गई हैं। उनका जो उद्बोधन है, उनकी जो उद्घोषणाएं हैं कि मैं दिल्ली के लिए, सरकार के लिए नया विजन लेकर आई हूं, वो तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनकी भूमिका पार्टी ने तय नहीं की, वो केवल सदस्य हैं। लेकिन कहीं जिस तरह से बातचीत और डील पहले हो चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सातों एमपीओ को अपने घर चाय पीने के लिए बुलाया कि आप मेरे घर आइए और फिर उनसे पूछा कि आपके यहाँ किस तरीके का काम चल रहा है, ये मुझे बताइए। वो तो 6P अलग अलग उनके जो प्रोग्राम है वो भी बता रही है दिल्ली के लिए। जल्दी से बात जोड़ दूं, अरविंद केजरीवाल अराजक कहलाए जा रहे हैं। आप ही के सांसद इनको थानेदार और किरण बेदी को कहीं ना कहीं तानाशाह कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि दिल्ली की जनता अराजक और तानाशाह के बीच में चुनाव? सुधांशु जी, पहले इस बात का जवाब कि कैसे किरण बेदी को पहले से पता है, क्योंकि ऐसे संकेत वो साफ दे रही हैं, यानी बातचीत और डील सबसे पहले किसको क्या मिलेगा सब तय है। किरण बेदी जी स्वयं यह बोल चुकी हैं मुख्यमंत्री के विषय पर कि यह निर्णय पार्टी करेगी उचित समय पर, जब उसे वह उचित महसूस होगा। इसलिए इस विषय को लेकर अत्यधिक विवाद बनाना युक्ति संगत नहीं लगता। हाँ, किरण बेदी जी की दिल्ली के स्तर पर आज से नहीं, पिछले 30-40 वर्षों से एक अलग शख्सियत है और दिल्ली के स्तर पर उनकी एक पूरी प्रदेश व्यापी एक पहचान है, तो उस कारण से उनको उसका नैसर्गिक लाभ मिल रहा है। आपने उनको बीजेपी दफ्तर में भाषण देते हुए सुना था? सुधांशु जी, आपने उनको बीजेपी दफ्तर में भाषण देते हुए सुना था? वो भाजपा में पहली बार आई है ना, जब भाजपा में आएंगी तब भाजपा दफ्तर में भाषण देंगी। लताड़ रही थी सब लोगों को, सबको वहां बैठकर भाषण में कह रही थी जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए बाहर जाइए, आप लोग चुप हो जाइए, मुझे ये फुसफुसी की आवाज ठीक नहीं लगती। बहुत गुस्से में बात कर रही थी, तभी तो तानाशाह कह रहे हैं आप ही के पार्टी के सांसद। नहीं, ये आपको लग रहा होगा, कई बार बहुत भीड़ भड़ाका होता है, कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह होता है, उस कारण कभी ऐसा कहना पड़ जाता है। सुधांशु जी, आपके ही एमपी ने कहा है हमें थानेदार सीएम नहीं चाहिए, और कोई नहीं कह रहा। देखिए, वो इस विषय अपने वक्तव्य को नेतृत्व से पूछा ही नहीं गया। देखिए, अपने वक्तव्य का वो खंडन कर चुके हैं। बेदी जी आ गई। हाँ, वो तो आप लोगों ने जब फटकारा तो उसके बाद खंडन कर ही दिया। किसको हिम्मत रह सकती है बीजेपी में होते हुए ऐसे बोलने की? कहा तो सही। अब मैं उत्तर दे लूं, आप लोग अगर दोनों लोग बोल चुके हो तो। हाँ, सुधांशु जी जवाब भी दीजिए, लेकिन सच भी बोलिए, सच भी बोलिए। भिन्न भिन्न नेता गण आज भिन्न भिन्न दलों को छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, उसमें किरण बेदी जैसे वरिष्ठ लोगों से लेकर अन्य भी जो कार्यकर्ता और नेता भाजपा में आ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कांग्रेस की हालत यह है कि उनका महल मकबरे में तब्दील होता जा रहा है, कि खंडहर के हालात में तब्दील होते हुए देखकर वो ये रश कर सकते हैं कि हाँ, ये साहब महल हमारा कभी बड़ा बुलंद इमारत होती थी। आम आदमी पार्टी की हालत क्या है? जो भानुमति का कुनबा इन्होंने जोड़ा था, चूंकि ना उसमें विचार था, ना सिद्धांत था, ना संगठन था, ना व्यवस्था थी, उसके ऊपर मुझे बस 2 पंक्तियां याद आती हैं, और उसके ऊपर इन्होंने इतने बड़े बड़े ख्वाब लोगों को दिखा दिए थे कि 2 पंक्तियों में उसको समाहित करना चाहूंगा कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है,
एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो ये दोनों का दर्द है जो भाजपा के प्रति आक्षेप में दिख रहा है। वास्तविकता में जन समर्थन है और नेताओं का समर्थन है जो भाजपा के साथ खड़े नेताओं के प्रतिबिंब में दिख रहा है। हमारे बारे में कुछ भी कहें, आप बता दीजिए कि आपको नए नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम बीजेपी के इतिहास में, एक सेकंड, नेतृत्व नहीं है? आपको याद आता है कि बीजेपी के इतिहास में कभी भी ऐसे किसी ब्यूरोक्रेट को सामने लाकर सीधे उम्मीदवार बनाकर और मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया गया? देखिए, पार्टी ने अभी कोई आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री के दावेदार की नहीं की। ब्यूरोक्रेट नहीं अंजना, देखिए कितनी भारी संख्या में लोगों की एंट्री करवा रहे हैं आज। मेरा तो मानना है, दिखाता है कि भाजपा को पता है कि जमीनी स्तर पर उनका कितना बुरा हाल है आज के दिल्ली के चुनाव में। लेकिन आतिशी जी, एक सवाल आपसे भी, और वो सवाल ये है कि 2013 में आप ही की पार्टी जब चुनाव में गई थी, उस स्वरूप को देखते हैं और आज का स्वरूप देखते हैं तो साफ लगता है कि आपके लिए अब जीत, विनेबिलिटी, इसके अलावा कोई भी आदर्श और उद्देश्य नहीं रह गया है। क्योंकि तभी तो दिखता है कि आप, मतलब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की अलग अलग जगहों पर बातें होती है, अब वो लोकपाल कहीं नहीं, 5 साल केजरीवाल, क्योंकि आपको पता है इस बात पर जनता नाराज है। अब लोकपाल के वो गाने और गीत जो रामलीला मैदान में गूंजा करते थे, कहीं नहीं सुनाई देते। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि लोकपाल पर अभी भी हमारा स्टैंड उतना ही क्लियर है जैसे पहले था। अगर दिल्ली से भ्रष्टाचार को हटाना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो ना सिर्फ जन लोकपाल बिल पर स्वराज बिल की भी आवश्यकता है। दूसरी बात, हम अपनी विजन को एक एक करके रिलीज कर रहे हैं। तो हमने एक यूथ डायलॉग किया, तो तब हमने दिल्ली के युवाओं को बताया जैसा हमने, फिर उसके बाद हमने महिला डायलॉग किया, हमने महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए कहा, लेकिन कमांडो फोर्स बनवाने की दिशा में कोई काम नहीं किया आपने। और इसी तरह से हम एक गवर्नेंस डायलॉग के माध्यम से अपना पक्ष रखने वाले हैं जन लोकपाल पर और स्वराज पर, क्योंकि इस आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी निकली है। जन लोकपाल पर एक सेकंड, आम आदमी पार्टी आर्टिकल 370 पर जैसा बीजेपी करती है वैसा ही दिखाई दे रहा है। दिल्ली का एक विजन रखा है कि हम बिजली के दाम कैसे कम करेंगे, पानी कैसे पहुंचाएंगे, भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे, ये हमने दिल्ली के लोगों के सामने एक विजन रखा है। बाकी पार्टियां क्या कहती हैं कि आम आदमी पार्टी को हटाओ, अरविंद केजरीवाल को हटाओ। आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली को। मैं जल्दी से, एक सेकंड आतिशी, जल्दी से बोलूंगी। आप देखिए, तीनों पार्टियों के प्रमुख नारों को आप देख लें तो ही आप समझ जाएंगे कि कौन व्यक्तिवादी राजनीति कर रहा है, कौन मुद्दों की राजनीति कर रहा है। 5 साल केजरीवाल, चलो चले मोदी के साथ, और टूट गई विकास की डोर, फिर चले कांग्रेस की ओर। तो इसी से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए चेहरे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मुद्दे हमेशा दोयम दर्जे के रहेंगे दोनों पार्टी। वो तो इसलिए हो रहा है उसी की लड़ाई में डर रहे हैं आप लोग, उसी की लड़ाई चल रही है रागिनी जी। वो तो, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं हमारे सवाल के, वो बेहद दिलचस्प है। शायद ये हिंदुस्तान की आज की राजनीति को भी दर्शाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 81% लोग जो हल्ला बोल इस वक्त देख रहे हैं वो कहते हैं कि दूसरे दल से आए नेताओं के बूते जीतेगी बीजेपी। अब रागिनी नायक जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि महल तो कभी कांग्रेस का था ही नहीं। हम तो जन आस्थाओं की जनवादी राजनीति करते हैं, इसलिए ना महल की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। पर हाँ, इस वक्त शीशे का घर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो दूसरों पर पत्थर उछालना जरा कम कर दें। सुधांशु जी, हाँ जी, सुधांशु जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जिनके प्रथम प्रधानमंत्री के कपड़े भी पेरिस में धुलते थे और पढ़ने लंदन में जाते थे और यूनिवर्सिटी के चारों कोनों पे एक एक गाड़ी खड़ी रहती थी, वो ये कहें कि महल नहीं था और आस्थाओं का मंदिर था, तो ये मुझे उपयुक्त नहीं पड़ता। आप देखिए, ये अतिशयोक्ति मत करिए, अतिशयोक्ति मत करिए। आप जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो मैंने कहा, अतिशयोक्ति है क्या? अरे तथ्यों पर, आप तो तथ्यों पर डिबेट करने वाले व्यक्ति हैं। इस तरीके से तो मैं भी बहुत सारी लफाजी कर सकती हूँ, कोई भी बात बोल सकती हूँ। कहाँ पेरिस लंदन तक आप पहुंच गए? आतिशी मार्लिना जी, देखिए, आज के दिन में ये स्पष्ट है कि भाजपा को नए नए लोगों को लाना पड़ रहा है। भाजपा को, चाहे वो शाजिया इल्मी हो, किरण बेदी हो, जया प्रदा हो, कृष्णा तीरथ हो, उन्हें नए लोगों को लाना पड़ रहा है, क्योंकि आज उनके पास दिल्ली में नेतृत्व नहीं है। उन्होंने ये मान लिया है कि आम आदमी पार्टी से वो डरे हुए हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि वो आज के दिन में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए यही सवाल सुधांशु जी आपसे, क्या मोदी जी का खुद पर भरोसा या फिर अमित शाह जी का उन पर भरोसा डगमगा रहा है? कहां आप इस समय इस छोटे से घटनाक्रम की तुलना मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से कर रही हैं?
भरोसा तो दूसरों का डगमगा रहा है। करना आज तीन पड़ रहा पार्टियां है, हैं, सुधांशु जी, देखिए वही दिल्ली में आपके 3 चेहरे पार्टियां हैं आपकी चुनाव ही मैदान में। कार्यशैली की वजह से करना पड़ रहा है, आपका ये जी। जो इंपोर्ट का बिजनेस चल रहा है उसकी वजह से करना पड़ रहा है। नहीं वो इंपोर्ट के जवाब हालात दीजिए, जो पैदा हुए समीक्षा तो हैं। करेंगे, आजाद मुल्क है भाई, समीक्षा करने का अधिकार तो हमें भी है। नहीं आप बिल्कुल करिए। एक्चुअली में क्या है कि तीनों पार्टियां भिन्न भिन्न कारणों से चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी तो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव मैदान में है कि 8 सीटें हैं, और आम आदमी पार्टी जो है उसके सामने समस्या यह है कि अगर इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो पूरे देश में उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आपका स्वघोषित लक्ष्य पूर्ण बहुमत था, तो हमारा जो लक्ष्य देखिए, सरकार नहीं बना पाए आप, सरकार बनाकर दिल्ली को सुशासन दे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। लाना पड़ रहा अब है। ब्रेक के बाद ही करना पड़ेगा सुधांशु जी, ब्रेक अरे के बाद अभी ब्रेक लौटेंगे होगा। क्योंकि वक्त एक और ब्रेक का हो गया। फौरन लौट रहे हैं सुधांशु जी, जरूर बताइएगा क्योंकि जो सवाल पूछा गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या वाकई अमित शाह जी का मोदी पर या मोदी जी का खुद पर भरोसा डगमगाया है? जो इतने सारे चेहरे, ये मल्टी स्टार